Hi all. Uh, this is the continuation of earlier part. I think this is the fourth part of that series regarding ore reserve mineral resource estimation and its application. So as I told at the end of this earlier video, that will be discussing about a few conventional, international and national ore resource or mineral reserve classification system. Before starting, I'd like to state a few things. जो भी हमारा सब्सक्राइबर्स है, हालांकि बहुत कम है, बट आई होप सभी जेन्युइन है एंड ऑल आर रिस्पॉन्सिबल जियोलॉजिस्ट जो सच में जियोलॉजी का पैशनेट है. नहीं होना सभी कोई बात नहीं, आप लोग एटलीस्ट ट्यून रहिए, बिकॉज मैं एक चीज अनाउंस करूंगा कि मेरा तो जस्ट बिगिनिंग है एंड आई एम नॉट अ प्रोफेशनल यूट्यूबर. मेरा कोई अर्निंग या वो सब के लेना देना नहीं है, बट ऑफ कोर्स जितना आदमी लोग देखते हैं, जितना वीडियो स्प्रेड होता है, उतना मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है किसको क्या जरूरत है. कमेंट सेक्शन में लिखने से भी आइडिया होता है क्या चाहते हैं. जैसे कोई कोई हमको पर्सनली व्हाट्सएप में रिक्वेस्ट डालते हैं, ये वीडियो ये इस बारे में करिए, मैं करता हूँ हमेशा ऑलवेज. बट वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म में भी जितना ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है. ठीक है. और मेन चीज़ है, मैं जो ये आप लोगों का, मेरा कुछ नहीं, आप लोगों को भी बहुत अभी बिगिनिंग है बोल के ज़्यादा एक साथ नहीं हुआ. जितना ऐड होते रहेगा हमारा वीडियो, एक टाइम पे आपको पसंद आएगा. ठीक है. जो सच में कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाहता है. और मैं नया सीरीज जो चालू करने जा रहा हूँ वो यूपीएससी, गेट, स्लेट, नेट, एएमडी, ओएनजीसी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे जियोलॉजी का टॉपिक है, इवन यूपीएससी का आईएएस आईपीएस में भी कोई कोई चाहते ऑप्ट कर सकता है जियोलॉजी. सो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है. ऑल थिंग्स विल बी कवर्ड टुगेदर. तो इसीलिए अभी से सब्सक्राइबर करके जुड़ जाने से लॉन्ग टर्म में यू पीपल विल बी गेटिंग बेनिफिटेड. ठीक है. तो एनीवे, और एक चीज है, मैं जितना वीडियो बनाता हूँ आप लोग देखे होंगे कि अनकन्वेंशनल वे में मैं लिखता हूँ. कभी कभी जो मेरा बात रहता है उसके साथ वॉइस के साथ साथ स्लाइड इटसेल्फ कंटेंट, सो मेनी यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो कंटेंट है ना, जिसको आप पॉज करके नोट भी बना सकते हो, जो आपको लॉन्ग लास्टिंग आपका पर्सनल यूज में भी हो जाएगा. सो दोनों तरीके से मैं बनाता हूँ. दोनों, बोथ द थिंग्स आर केप्ट इन माइंड फॉर योर बेनिफिट ओनली. सो इसीलिए मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो आपके लिए बेनिफिटेड साबित हो सकता है लॉन्ग टर्म. एनीवे, सो अभी जो क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे. सो देयर आर सेवरल क्लासिफिकेशन सिस्टम्स ग्लोबली. तो बहुत सारा, एक एक देश एक एक टाइप का क्लासिफिकेशन करते हैं ना, वो रिजर्व मिनरल रिसोर्स को अपना अपना हिसाब से करते हैं. तो इतना सारा देश का जब एक देश दूसरे देश के साथ बात करेगा तो कैसे करेगा. तो सभी को अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ब्रिजिंग चाहिए. तो इसके लिए एक कमिटी बना है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग टेम्पलेट बनाया गया है. That was developed by Committee for Mineral Reserves International Reporting Standard, जिसको एब्रिविएशन में CRIRSCO, ठीक है, बोला जाता है, क्रिरेस्को. So the latest update of CRIRSCO 2012 gives definitions of the following terms. First of all, define करना पड़ेगा क्या क्या चीजें कौन कर रहा है. जैसे पब्लिक रिपोर्ट, जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसको डिफाइन किया है एकदम, सभी के लिए वो सेम है. कोई भी रिपोर्ट को पब्लिक रिपोर्ट नहीं बोलेंगे. सिमिलरली कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब ये जो एसएमआरसी कोड से 2000 से डिफाइन क्या किया, competent person as one having a minimum of 5 years of relevant experience in the particular style of mineralization or type of deposit under consideration for defining ore reserve or mineral resource estimation.
ठीक है। तो कॉम्पिटेंट पर्सन भी वेल डिफाइंड है, कोई भी आदमी जो भी कर दिया और रिजर्व नहीं, कॉम्पिटेंट पर्सन का डेफिनेशन फुलफिल करना है, सर्टिफिकेट मिलना है, वही आदमी जो रिसोर्स करेगा उसी को वैलिडेट करेंगे बाकी, और वो इसी का मान्यता दिया जाता है। सिमिलरली पब्लिक रिपोर्ट का भी डेफिनेशन है, मॉडिफाइंग फैक्टर्स का डेफिनेशन है, एक्सप्लोरेशन टारगेट, एक्सप्लोरेशन रिजल्ट, मिनरल रिसोर्स, इन्फर्ड रिसोर्स, इंडिकेटेड रिसोर्स, मेजर्ड रिसोर्स, मिनरल रिजर्व, प्रोबेबल, प्रूव्ड रिजर्व, स्कोपिंग स्टडी, प्री फिजिबिलिटी एंड फिजिबिलिटी, इतना सभी चीज का डेफिनेशन दिया गया है। मैं कॉम्पिटेंट पर्सन को जस्ट एक्सप्रेसली बोल दिया ताकि आपको भी पता चले कॉम्पिटेंट और इनकॉम्पिटेंट पर्सन का डिफरेंस क्या होता है, और आप लोग खुद ही विचार कर सके। नाउ it was decided that mineralized material must be classified into two major categories is अभी देखो, mineral resource and mineral reserves, ठीक है। तो सब कैटेगरी दोनों का रहेगा, इंडिकेटेड, इन्फर्ड, प्रूव्ड, प्रोबेबल, पॉसिबल, ये सब रहेगा बेस्ड ऑन इकोनॉमिक जियोलॉजिकल कॉन्फिडेंस। बट ये तो एक सिस्टम है, डिफरेंट सिस्टम डिफरेंट देश का डिफरेंट होता है ना, वो चीज मैं अभी दिखाऊंगा। नेक्स्ट में आ जाओ, पहले रिपोर्टिंग तो बाद में होगा, पहले आपको जानना है। ये देखो अभी बोल रहा था, तो एक्सप्लोरेशन पहले हो गया, एक रिजल्ट मिला, उसके बाद आप लोग मिनरल रिसोर्स आइडेंटिफाई कर लिया। तो इनिशियली क्या होगा, सबसे पहले एक ब्रॉड आइडिया होगा, जिसको इतना एक जगह का बेसिक जियोलॉजी स्टडी करने से थोड़ा बहुत आइडिया, थोड़ा बहुत पेट्रोग्राफी कर लिया, थोड़ा बहुत सैम्पलिंग कर लिया, सैम्पलिंग रिजल्ट के बेसिस में आपको इन्फरेंस आ जाएगा कि इस एरिया में इतना तो कुछ होगा। फॉर एग्जांपल गोल्ड या ग्राफाइट या कुछ भी करो, एक रिसोर्स के बारे में आइडिया होगा, बट वो कोई गारंटी नहीं कि उतना होगा कि नहीं। सो विथ प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग लेवल ऑफ जियोलॉजिकल नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस, वो धीरे धीरे टारगेट नैरो डाउन होता है। सो मिनरल रिसोर्स बहुत बड़ा बात है। उसके बाद जब इंडिकेटेड करोगे, देखना थोड़ा कम हो गया, उसके बाद फर्दर जियोलॉजिकल सर्टेनिटी जहाँ पे आएगा, मेजर्ड हो जाएगा। तो मेजर्ड रिसोर्स मतलब फुल कॉन्फिडेंस, ये तो पक्का मिलेगा, इस टाइप का है, ठीक है। फर्दर इतना कहाँ तक कितना तक है वो तो कंफर्म हो गया। रिसोर्स मतलब उतना लूज स्टॉक है वो उसके बेसिस में कोई इकोनॉमी हम लोग फिट नहीं कर सकते। इंडिकेटेड टू सम एक्सटेंट कॉन्फिडेंस है। मेजर्ड मतलब पक्का उतना तो मिलेगा, उससे ज्यादा मिलेगा लेकिन कम तो नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन के बाद देखो, इसके बाद इस साइड में आगे बढ़ो, कंसीडरेशन ऑफ माइनिंग, प्रोसेसिंग, मेटलर्जी। नाउ इकोनॉमी एंड फिजिबिलिटी का बात आएगा, जियोलॉजी हो गया, माइनिंग, प्रोसेसिंग, मेटलर्जी, इकोनॉमी, मार्केटिंग, लीगल, एनवायरनमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल, गवर्नमेंटल फैक्टर, पॉलिटिकल सिनेरियो, ये सब मॉडिफाइंग फैक्टर के ऊपर बेसिस करेगा कि बेस करेगा ना, कि कितना टाइम पे आप उसको निकाल पाएगा, या कितना खर्च होगा, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, फॉरेस्ट वाला परमिशन अचीव होगा कि नहीं, कोई एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या कोई बायोडाइवर्सिटी है, या कोई फॉरेस्ट है जिसका अनअवॉइडेबल होगा। और रिसोर्स रहने से भी उसको आप निकल नहीं पाएंगे तो रिजर्व का कोई मतलब नहीं। तो अगर वो रिसोर्स ये सब क्राइटेरिया फुलफिल होने के बाद भी दिखा जा रहा है हम लोग आराम से कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा कम है, उस टाइम प्रोबेबली बोल रहे हैं, सो प्रोबेबल रिजर्व हो जाएगा। और प्रूव्ड रिजर्व मतलब पक्का, इसमें सब कुछ परमिशन है, सब लॉजिस्टिक्स है, आप सिंपल पैसा इन्वेस्ट करो और निकल के आ जाएगा। सो इसको बोला जाता है प्रूव्ड रिजर्व, ठीक है। आई होप ये आपको बहुत इजीली समझ में आ गया। नाउ ये जो रिजर्व और रिसोर्स अभी बोला प्रूव प्रोबेबल, एक एक देश अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, ये तो नेचुरल जनरल है। जीओआरसी भी, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलेशिया, ऑस्ट्रेलियन सराउंडिंग एरिया जीओआरसी कोड फॉलो करता है, जिसमें ये जो दिखाया है ऐसा करके ही टर्मिनोलॉजी यूज होता है। बाकी हर एक देश का देखो, पहले देख लो, ये सब लोग मेंबर है, जो रिपोर्टिंग जो बोला था ना, एक लिस्ट पहले ही इसमें बोला था ना, CRI RSCO, उसी का मेंबर्स है। ब्राजील का, एक एक देश का एक एक अथॉरिटी रहता है, एक एक बोर्ड रहता है ना। ऑस्ट्रेलिया का जीओआरसी कोड बोलते हैं, CBRR गाइड बोलते हैं ब्राजील में, कनाडा में CI में,
चिली पेरू में कमीशन ऑफ मिनरल रिच चिली, यूरोप एंड यूनाइटेड किंगडम में PERC कोड बोला जाता है। फिर कजाकिस्तान में काजर काज आरसी रिपोर्टिंग कोड शॉर्ट फॉर्म में है सभी का। मंगोलिया, रसिया, साउथ एशिया, अफ्रीका, US सभी का अलग अलग रहता है। पॉइंट इज दैट इससे हमको कुछ स्टैंडर्डाइज करना है, ताकि सपोज एक एक देश में एक एक लैंग्वेज में बात होता है, तो ऐसा कुछ ब्रिज चाहिए ना, या ट्रांसलेटर चाहिए ना, कि आपको आपका लैंग्वेज वो समझे, उसका लैंग्वेज आप समझे। सिमिलरली दैट इज कॉल्ड इंटरप्रेटर, जो दोनों चीज समझेगा, उसी को इसमें कन्वर्ट कर देगा। सिमिलरली एक एक प्रोसेस का रिजर्व या रिसोर्स को दूसरा स्टैंडर्ड में, दूसरा स्टाइल ऑफ कोडिंग में, उस टर्म में क्या बोला जाएगा, वो ब्रिजिंग हम लोग समझना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल हम लोग तीन तीन पर्टिकुलर हमारा इंडिया वाला जो नेशनल मिनरल इन्वेंटरी NMI डेटाबेस का, उसके साथ USGS और USBM यूनाइटेड स्टेट्स ब्यूरो ऑफ माइंस और यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सोसाइटी, जिसका क्लासिफिकेशन USSR रसिया, अभी का रसिया, तो उसका क्लासिफिकेशन, ये तीनों को देख लेते दूसरा एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट है। सेम है, जैसे USGS का कैटेगरी की क्या क्या नाम वो लोग यूज करते हैं, मेजर्ड, इंडिकेटेड, इन्फर्ड, रिजर्व, ठीक है। प्लानिंग फॉर फर्दर एक्सप्लोरेशन के पर्पज से करते हैं, ठीक है। उसका अब USSR क्या बोलते हैं, वो सब ऐसा कैटेगरी का नाम नहीं दिया, वो लोग जस्ट अल्फाबेटिकली A B C1 C2 ऐसा करके बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलप्ड, एकदम हाईएस्ट ग्रेड को, हाईएस्ट मतलब रेडी है, डेवलप्ड, उसका प्रूव्ड, प्रोबेबल, पॉसिबल, ऐसा करके हम लोग बोलते हैं इंडिया में। ब्रॉडली JORC कोड का सोफिस्टिकेटेड वे में फॉलो होता है। तो अभी देखो USGS में मेजर्ड मतलब ही हो गया, बस उससे फर्दर ये डिटेल का जरूरत नहीं है, दैट इटसेल्फ ये। सो मेजर्ड हमारा देश में इंडिया में कवर्ट करता है प्रूव्ड एंड डेवलप्ड। हम लोग और ज्यादा कॉशियस हो जाते हैं, मेजर्ड मतलब प्रूव्ड है, बट और भी ज्यादा इंडियन सिनेरियो को कंसीडर करके फर्दर प्रोडक्शन प्लानिंग, रेडी माइनिंग का सब कुछ मिला के, गवर्नमेंट का परमिशन, बहुत सारा चीज रहता है, वो सब लेके हम लोग डेवलप्ड बोलते हैं। एंड प्रूव्ड मतलब हम लोग उधर तक बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, माइंड प्लानिंग यहाँ तक जब हो गया, और वो लोग क्या बोलते हैं, मेजर्ड बोल देते हैं। रसिया भी हमारा जैसा ही करते, हमारा डेवलप्ड मतलब उसका कैटेगरी A, हमारा प्रूव्ड मतलब उसका कैटेगरी B, ठीक है। बट हमारा जो प्रोबेबल एंड पॉसिबल है रसिया का C के अंडर में आता है, बट ऑफकोर्स C को ये लोग दो सब डिवाइड कर दिया, C1 C2, ठीक है। सो USGS USBM का जिसको इंडिकेटेड बोलते हैं हम लोग प्रोबेबल बोलते हैं, जिसको लोग इन्फर्ड बोलते हैं हम लोग पॉसिबल बोलते हैं, ठीक है। पर्पस क्या है, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड ये तो बोल दिया। प्रोबेबल मतलब क्या है, बैकअप टनेज टू प्रूव्ड रिजर्व फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर माइन, बैकअप कर लिया, लाइकली जियोलॉजिकल रिसर्च टू डिसाइड ऑन डिटेल एक्सप्लोरेशन, फर्दर और थोड़ा स्टडी बाकी रहता है। और जो पॉसिबल या इनफर्ड सेम बोलो, उसमें तो यही है ना, एकदम सिंपल, फास्ट क्वांटिटेटिव अप्रोक्सीमेशन, एकदम बेसिक प्रिलिमिनरी काम, उसके बेसिस में कुछ नहीं कर सकते हो। आपको फर्दर स्टेप्स या अपर वाला जितना ऊपर जाओगे उतना आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और देखो परमिसिबल एरर कम हो रहा है, मतलब बेस्ड ऑन इन्फर्ड या फिर C2 और पॉसिबल रिजर्व कुछ भी करो, उसमें देखो 30 to 50% एरर रहेगा, ठीक है। उस टाइम जो भी वैल्यू बोलोगे वो इतना तक, पूरा आधा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर C1 या इंडिकेटेड या फिर प्रोबेबल में क्या होगा, 20 to 30, देखो एरर घट रहा है, हमका डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। मेजर्ड में, प्रूव्ड में देखो 10% के अंदर हो जाएगा, 10 20, 0 to 10 भी इधर AR डेवलपमेंट, सो एक्यूरेट है वो, उसके बेसिस में आप लोग धोखा नहीं खाएंगे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट अभी के दुनिया में ग्लोबली सबसे ज्यादा यूज होता है, जो कि सही भी है, EFG, बहुत इजीली बोल रहा हूँ, EFG क्लासिफिकेशन, जो उसको यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन UNFC 3 डिजिट कोड बोला जाता है, क्योंकि ये इकोनॉमिक, फिजिबिलिटी एज वेल एज जियोलॉजी सब असेसमेंट को एक साथ सोच के ये चीज बनाया गया है।
तो आप धोखा खाएंगे ही नहीं। आपका हर चीज फुलफिल हो जाने से आपका सब एस्पेक्ट फुलफिल हो जा रहा है, मीन्स आप पक्का डिपॉजिट को ढूंढ भी पाएंगे, रिजर्व को एस्टिमेट करके निकल के लाने में भी सक्षम होंगे। सो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, इंटरनेशनली एप्लीकेबल स्कीम है वो। ये देखो, सबसे पहले हम लोग एक जगह पे जाने से पीछे से काटना पड़ता है इसमें सब चीज में, जैसे EFG। तो सबसे पहले जी से स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है, जियोलॉजिकल एक्सिस। उसमें भी 1 2 3 4 पीछे से 4 से स्टार्ट करना पड़ेगा। जितना जियोलॉजी सबसे पहले क्या करेंगे एक जगह जाने से, लिटरेचर सर्वे फर्वे कुछ भी क्या किया, फिर रिमोट सेंसिंग करेंगे, ये सब करेंगे। सो वो आएगा रिकॉग्निशंस के अंडर में 4, ठीक है। उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग, उसके बाद जनरल एक्सप्लोरेशन, उसके बाद इसमें डिटेल बोलूंगा, उसके बाद डिटेल एक्सप्लोरेशन 1। तो हमारा टारगेट जियोलॉजिकल एक्सिस में 1 के तरफ आगे बढ़ना। वंस विल बी अचीविंग positive result based on detailed exploration, so we can assign the status as 1। जब एक एरिया का स्टेटस 1 मिल जाएगा तब हम लोग फोकस करेंगे। जी के बाद क्या बोला, F, EFG, तो ऑपोजिट से आओ। नाउ फिजिबिलिटी में चले जाओ, इकोनॉमी लास्ट में करेंगे, ठीक है। फिजिबिलिटी में उल्टा 3 से आगे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ब्रॉड इकोनॉमी देखेंगे इंट्रिंसिकली, उसके बाद फर्दर डिटेल देख के पोटेंशियली, उसमें भी फाइनली इकोनॉमिक। जब कंफर्म इकोनॉमी भी हमको दे रहा है तो 1 1 हो गया लास्ट में। नेक्स्ट में आ जाओ फिजिबिलिटी एक्सिस। फिजिबिलिटी में भी सिमिलरली पहले जियोलॉजिकल स्टडी, तो जियोलॉजिकल स्टडी तो हो ही गया, जियोलॉजिकल स्टडी प्रॉपर बोल रहा है, फिर प्री फिजिबिलिटी में जाओ। उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी, माइनिंग रिपोर्ट रेडी कर लो। तो तीनों अगर 1 1 1 आ गया EFG एक्सिस, तब मान लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें फुल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये तो पक्का माइनिंग देगा और माइन से प्रॉफिट भी आएगा, ठीक है। तो उसी को मैं जो चीज बोला आपको दिखा दिया। ये देखो ऐसा करके देखो, 1 1 1 मीन्स फिजिबिलिटी स्टडी, इकोनॉमिक भी हो गया, फिजिबिलिटी स्टडी हो गया, माइनिंग रिपोर्ट हो गया, डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन भी हो गया, हर चीज में आगे है और सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा है। तब 1 1 1 आ जाएगा। ई फॉर इकोनॉमिक आ जाएगा, इकोनॉमिक का बेस्ट 1, फिजिबिलिटी भी 1 और इसका भी 1। सिमिलरली बाकी 1 to 1 मतलब क्या है, कोई एक चीज में फिजिबिलिटी फुल्ली सपोर्टेबल नहीं है, मतलब अच्छा है, 2 नंबर में है, मॉडरेट, तो ऐसा करके इसको कोडिंग दिया जाता है। जब 3 3 4 होता है दैट मीन्स वो एकदम यूजलेस है, तो डिस्कार्ड करने का जैसा ही है। इकोनॉमी भी डिटरमाइन हुआ नहीं, जियोलॉजिकल स्टडी बजाज रिकॉनिटरी हुआ, और बाकी फिजिबिलिटी स्टडी हुआ ही नहीं, जस्ट जियोलॉजिकल स्टडी हुआ, वो भी रिकॉनिटरी स्केल में हुआ, ठीक है। तो इस टाइप का ये पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाता है एक कोड से ही, ठीक है। सो ये तीनों को जस्ट देख लो। एक रिकॉग्निशंस मिनरल रिसोर्स क्या है, एस्टीमेट बेस्ड ऑन प्रिलिमिनरी फील्ड इंस्पेक्शंस, रीजनल जियोलॉजिकल स्टडीज एंड मैपिंग। उसके बाद 333 332 331, देखो अभी ऐसे करके उसके साथ टैली कर रहा है अगेन, देखो इन्फर्ड, इंडिकेटेड, मेजर्ड, है ना। ये देखो ये सबसे अच्छा है, UNFC का मिनरल रिसोर्स और रिकॉग्निशन मिनरल रिसोर्स को देखो कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। कैटेगरी और NMI कैटेगरी में दोनों का टैली कर रहा है। अभी बोल रहा था ना लैंग्वेज ब्रिजिंग, तो एक कोड सिस्टम है, NMI कोड सिस्टम का टर्म्स में वो क्या किस में आएगा, तो ओवरलैपिंग होता है कुछ कुछ पार्ट, लेकिन ब्रॉडली देखो मिनरल रिसोर्स, प्री फिजिबिलिटी, ये सब प्रोबेबल में आएगा। फिजिबिलिटी जब स्टार्ट होगा उससे प्रूव्ड में आएगा, है ना। बट इंडिकेटेड, इन्फर्ड, वो सब में पॉसिबल, प्रोबेबल, ये सब ऐसे करके दोनों को टैली किया गया है, ठीक है ना। हम लोग G4 ये EFG क्लासिफिकेशन को सिंस ज्यादा ध्यान दिया जाता है बिकॉज इट इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द एस्पेक्ट्स, तो उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। G4 ये तो आपको मटेरियल भी मिल जाएगा, ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट से ज्यादा आपका अंडरस्टैंडिंग, मतलब सब चीज सब पॉइंट कवर करना भी इम्पोर्टेंट है। आपको नेचुरली आपका डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है
इतना आगे बढ़ेगा। तो G4 मतलब शुरुआत है, तो बड़ा एरिया कवरेज होगा। बड़ा एरिया मतलब रिमोट सेंसिंग से करना पड़ेगा, एयरबोर्न जियोलॉजी जियोफिजिकल सर्वे करना पड़ेगा, बड़ा एरिया है। तो बड़ा एरिया से हमको तो टारगेट नैरो डाउन करना पड़ेगा ना। शुरू में तो हमको पता नहीं कहाँ क्या है, जस्ट स्टार्ट करें खोज। कितना बड़ा एरिया है तो कौन सा एरिया टारगेट करना है, वो इटसेल्फ एक बड़ा टारगेट है। कहाँ काम कहाँ करेंगे, पर इतना बड़ा इंडिया है या कोई भी एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, उसमें कहाँ करेंगे काम, वो सबसे पहले जानना है ना। तो वो उसके लिए क्या, लिटरेचर प्रिलिमिनरी स्टडी करना है, कहाँ कौन सा टेरेन, कौन सा मेटोलॉजी, कौन सा इपोक, कौन सा प्रोविंस इंपॉर्टेंट होता है कौन सा कमोडिटी के लिए। जैसे गोल्ड, आर्कियन गोल्ड बोलते हैं ना, आर्कियन लोड गोल्ड डिपोजिट, ग्रीनस्टोन बेल्ट प्रॉपर टेरेन होता है जहाँ पे 2.7 बिलियन ईयर्स का रॉक है, तो उसमें मिलता है गोल्ड, या फिर प्लेसर सिस्टम में मिल सकता है। तो ये सब का प्रिलिमिनरी नॉलेज होना है। उसके बाद वो सब प्लेसर कहाँ मिलता है, वो सब जगह का रिमोट सेंसिंग करना है, एरियल जियोफिजिकल सर्वे करना है, ब्रॉड स्केल में जियोलॉजिकल सर्वे करना है, मैपिंग करना है, सैम्पलिंग करना है ब्रॉड स्केल में, दूर दूर में, वाइड स्पेस में, स्ट्रीम सेडिमेंट, सॉइल, ओवरबर्डन रॉक चिप, जितना पॉसिबल वे में सब चीज डेटा एक्वायर करना है ना। डिलिनिएशन ऑफ प्रेडोमिनेंटली फॉरेस्ट एरिया, जियोमॉर्फोलॉजी सब करके जियोफिजिक्स करना है ब्रॉडली। टेक्नोलॉजिकल पीटिंग, टेक्नोलॉजिकली मतलब कुछ कुछ जगह पे जब ऊपर में कुछ नहीं मिल रहा है सरफेस से, तब कुछ कुछ जगह पे पीटिंग करो, फिर ग्रैब उधर से पीटिंग से ट्रेंचिंग से सैंपल लो, फिर कई कई लिथोलॉजिकल एक्सपोजर मिलने से ग्रैब सैम्पलिंग, चिप सैम्पलिंग, चैनल सैम्पलिंग, डिफरेंट तरीके से उसका पेट्रोग्राफी करो। ठीक है, फिर ऑल अवेलेबल कॉन्सेप्ट्स को, इसको रिजल्ट मिलने के बाद एनालाइज करो। फिर उसके बाद टारगेट पैटर्न को, हाँ हो सकता है इधर फॉर एग्जांपल एक जगह पे नेचुरल कास्टल अबंडेंस कितना होता है गोल्ड का, उससे थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, तो जहां जहां ज्यादा मिला वो सब जगह को ये करो। नेक्स्ट उसके बाद G3 में प्रोस्पेक्टिंग में आ जाओ। तो G4 का रिजल्ट के बेसिस में अगर कुछ गुड फाइंडिंग आया तब प्रोस्पेक्टिंग होता है। प्रोस्पेक्टिंग मतलब नैरो डाउन हो गया, जहां जहां अच्छा मिला उस जगह का फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना। इसीलिए उसमें स्टार्ट ही होता है मैपिंग, 1:50,000 या 1:5,000 स्केल में मैपिंग करना पड़ता है। मैपिंग करने से क्या होगा, फर्दर डिटेल आएगा इस जगह का। ये बड़ा स्केल में तो मैपिंग है, स्मॉल स्केल में तो अलग होता है ना। स्मॉल स्केल मतलब लार्ज एरिया कवरेज शुरू में होता है, और जितना बड़ा स्केल मतलब स्मॉल एरिया, उतना डिटेल आएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, स्मॉल स्केल मतलब लार्ज एरिया कवरेज मीन्स ज्यादा डिटेल नहीं आएगा। डिटेल मैपिंग मीन्स स्मॉल, बड़ा स्केल, स्मॉल स्केल मतलब बड़ा एरिया, और डिटेल मतलब क्या है, बड़ा एरिया मतलब कम एरिया, लेकिन स्केल तो फिर क्या होगा, छोटा एरिया मतलब बड़ा स्केल, बड़ा स्केल में मैप होगा। ठीक है, ये बात समझ रहे हो ना, बड़ा स्केल स्मॉल एरिया कवरेज, स्मॉल स्केल बड़ा एरिया कवरेज। सो अभी देखो 1:50,000 एंड 1:5,000, इसमें कौन बड़ा स्केल है, 1:5,000 बड़ा स्केल है, दैट मीन्स इसका स्मॉल एरिया कवरेज, लेकिन डिटेल। इसका 1:50,000 स्मॉल स्केल है, दैट मीन्स बड़ा एरिया कवरेज, कम डिटेल। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत सिंपल है, यही फंडामेंटल्स ऐसे करके ही क्लियर होता है। फिर मैप होने के बाद सब मैप को टोपोशीट के साथ लिंक करना है, लिथोलॉजी, स्ट्रक्चर, मिनरलाइजेशन एनालिसिस करना है, जियोकेमिकल सर्वे फर्दर डिटेल स्केल में करना है, सभी चीज करना है आपको अकॉर्डिंग टू आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, G2, G2 में देखो अभी जनरल एक्सप्लोरेशन स्टार्ट होगा, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। इसके समझ गया, रिकॉग्निशंस के बाद प्रोस्पेक्टिंग हुआ, अभी जनरल एक्सप्लोरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो कितना डिटेल में मैप हो रहा है अभी, और एरर कम होते जा रहेगा। थियोडोलाइट से ट्रायंगुलेशन स्टेशन, बेस मार्क्स, टोटल, ये सब में क्या होता है, टोटल स्टेशन, इस सब से पूरा एक्यूरेट पोजीशन मिलता है सर्वे इंस्ट्रूमेंट से भी है।
फिर असेसमेंट ऑफ लिथोलॉजी, स्ट्रक्चर, सरफेस मिनरलाइजेशन एनालिसिस, ओल्ड हिस्ट्री ऑफ माइनिंग, सब चीज कंपाइल करना है। जियोकेमिकल सर्वे, जियोफिजिकल सर्वे, पीटिंग, ट्रेंचिंग, सब चीज करना है। सिंपल बात है, नैरो डाउन करना है, कितना स्मॉल स्केल में फर्दर डिटेल में करना है, क्लोज स्पेसिंग में करना है हर चीज। फर्दर G1 में देखो अगेन मैपिंग और क्या हो गया, और बड़ा स्केल में हो गया, स्मॉल एरिया कवरेज 1:1000 और लार्जर, दैट मीन्स 1:500 भी हो सकता है। ठीक है, उसमें फिर वो स्केल में मैप कर रहा है, दैट मीन्स धीरे धीरे बहुत सारा एरिया छोड़ के मेन एरिया में फोकस कर रहे हो ना, टारगेट नैरो डाउन कर रहे हो और कुछ नहीं। अब इतना डिटेल में घुस रहे हो, बाकी स्टडी सब कुछ करना है, सेम प्रोसेस, एरिया कवरेज कम हो जाएगा। ठीक है, और एक है जियो स्टैटिस्टिक्स, फैक्टर एनालिसिस, प्रिंसिपल, सब चीज करना है, क्योंकि जो फर्स्ट डेटा मिलेगा उससे ही बहुत सारा इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आते रहता है, बट बहुत कॉशियस वे में करना है। अंडरस्टैंडिंग ऐसे ही सॉफ्टवेयर में डाल दिया, कुछ डेटा आ गया सर, स्टैटिस्टिक्स में मैक्सिमम यही देखा हो टेंडेंसी, वैसा होने से नहीं होगा। आपको रिस्पॉन्सिबल वे में एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर होगा, तब सॉफ्टवेयर में डाल के करो, बट क्लियर आइडिया होने के बाद करना चाहिए। ठीक है ना, वंस जियोलॉजिकली हम लोग सेटिस्फाई हो गया, जियोलॉजिकली फुलफिल हो गया टारगेट, पक्का उस जगह पे है, दैट इज वन, डिटेल जियोलॉजी हमको सक्सेसफुल रिजल्ट दिया, तब भी ये सब कुछ हो गया ऐसा नहीं है। उस टाइम फिर फिजिबिलिटी हमको समझना है, जियोलॉजिकल एंड रिलेटेड डेटा को फर्दर स्टडी करके कुछ प्री फिजिबिलिटी स्टडी के लायक बनाना है। उसमें क्या करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टिंग, जियोकेमिकल, जियोफिजिकल, सब डेटा को एक जगह पे जैसे बोला है, उसको एनवायरमेंटल बेसलाइन डेटा मिनरलाइजेशन कंपाइल करना है, कंपाइल करके नेक्स्ट स्टेज में प्री फिजिबिलिटी में डालना है। प्री फिजिबिलिटी में देखो ये सब चीज आएगा, ये सब पॉइंट कवर होना है, माइनिंग के मेथड, प्री प्रोडक्शन प्लान, डेवलपमेंट प्लान, मैन पावर, रोड कहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होगा, इन्वायरमेंट डैमेज होगा अगर होगा तो उसमें कैसे प्रिकॉशन लेंगे, है ना, प्रोसेसिंग, लेबोरेटरी, पायलट स्केल। उस टाइम सडनली विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऐसे इन्वेस्ट कर दिया तब तो पूरा बैंकक्रप्ट हो जाएगा। आपको पूरा फ्यूचर समझना है, रोड मैप तैयार करना है, कॉस्टिंग, मार्केटिंग, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अदर फैक्टर, सब चीज देखना है। माइनिंग कैडेस्ट्री भी देखना है, कैडेस्ट्री मीन्स क्या है, आपको एक पोर्टल रहता है ऑनलाइन में, कौन सा एरिया में कौन क्या काम कर रहा है, कैसा ब्लॉक, ये सब चीज आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा अब अगर प्रॉपर फिजिबिलिटी में ध्यान देंगे। और योर अवेयरनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। फाइनल फिजिबिलिटी स्टडी मतलब पूरा रेडी हो जाना है, रिपोर्ट तैयार करना पड़ता है, जियोलॉजिकल, माइनिंग, एनवायरमेंटल, प्रोसेसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस कॉस्टिंग, मार्केटिंग, इकोनॉमिक वायबिलिटी एंड अदर ऑल पॉसिबल फैक्टर्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सब चीज मेंशन करके, ताकि इसी बेसिस में हम लोग इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे, इकोनॉमी में घुसेंगे। इकोनॉमी में तीन प्रकार का इकोनॉमिक स्टेजेस रहता है, इंट्रिंसिकली इकोनॉमिक, पोटेंशियली इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक। ठीक है, तो इंट्रिंसिकली इकोनॉमिक और रिकॉग्निशंस टू डिटेल जियोलॉजिकल स्टडीज, रफ एस्टिमेट्स ऑफ ग्रेड्स, general idea about forest, land use status, activity as above, less than required for E2। E2 में क्या है, general and detailed exploration हो जाना है, specific uses of grade reserves, general knowledge of forest, non forest area, सब चीज होना है। एंड इकोनॉमी बोलने के लिए डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन, माइनिंग रिपोर्ट, सब चीज टैली होना है। ठीक है, तो EFG सब चीज एक साथ वंस सेटिस्फाइड हो जाएगा, दैट इज 111 स्टेज आ जाएगा, तब आप उस जगह को बोलेंगे कि यस नाउ वी कैन इन्वेस्ट एंड पॉसिबली विल बी सक्सेसफुल इन टेकिंग आउट दैट कमोडिटी। सो अभी के लिए इधर हम लोग खत्म करते, इसके बाद नेक्स्ट में हम लोग वेरियोग्राम, टिगिंग, सेमी वेरियोग्राम, ये सब के बारे में स्टैटिस्टिकल पार्ट में थोड़ा ये डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।